नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस अजमेर पे स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम हिंदी शिक्षण यानी भाषा फर्स्ट हो या भाषा सेकंड हो, उन दोनों के लिए ही यहाँ पे शिक्षण वीडियो के सवाल लेकर आए हैं। साथियों, आज की वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे 31वें नंबर सवाल से। 1 से लेकर 30 तक हमने पहले अपलोड कर दिए हैं और 31 से हमारा आज का सवाल स्टार्ट करेंगे। सवाल है हमारा, गद्य शिक्षण का प्रथम चरण कौन सा है? यानी जो गद्य शिक्षण होता है, उस गद्य शिक्षण में पहला चरण कौन सा होता है? तो अगर आप गद्य शिक्षण का शिक्षण करवा रहे हैं कक्षा में, तो आपको पहला चरण कैसा, जैसे अनुकरण वाचन कराना होगा, आदर्श वाचन होगा, या व्यक्तिगत वाचन होगा, या मौन वाचन होगा। तो गद्य शिक्षण में पहली बात जो है वो आपका आदर्श वाचन रहेगा, क्योंकि शिक्षक क्या करेगा, कक्षा में अगर आदर्श वाचन करेगा तभी छात्र क्या करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे। तो पहला जो प्रथम चरण है वो आपका आदर्श वाचन रहेगा, जो कि शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है साथियों, छात्रों की विषयगत कमजोरी के बिंदुओं को पहचानना क्या कहलाता है? यानी कोई छात्र है, उस छात्र की किसी भी विषय में जो कमजोरी है, उस कमजोरी के किसी बिंदुओं को अगर हमें पहचानना है तो क्या करना होगा? हमें निदान करना होगा, उपचार करना होगा, मूल्यांकन करना होगा, या मापन करना होगा। अगर हम कमजोरी का पता लगा रहे हैं, क्या करें साथियों, अगर पता लगाने की बात होगी तो हम क्या करेंगे, निदान करेंगे। क्या करेंगे साथियों, निदान करेंगे। और उन कमजोरियों को दूर करना है तब हम उपचार की बात करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि विषयगत कमजोरी के बिंदुओं को पहचानना है, तो वो आपका रहेगा साथियों निदान। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों का यानी उसके स्तर का अगर हम ज्ञात करना है, विभिन्न पक्षों के स्तर का अगर पता करना है तो क्या करना होगा? मापन करना होगा, परीक्षण करना होगा, मूल्यांकन करना होगा, या उपयुक्त सभी। कोई भी एक बालक है, उस बालक के विकास के सभी पक्षों का अगर स्तर पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मापन करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब रहेगा मापन। अगला सवाल है हमारा, बालक की कमजोरियों का पता लगाकर जो शिक्षण योजना बनाई जाती है उसे क्या कहेंगे? यानी कमजोरियों का पता लगाकर कोई भी शिक्षण योजना अगर हम बनाते हैं तो उसे क्या कहेंगे? नैदानिक शिक्षण कहेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे, अतिरिक्त शिक्षण कहेंगे, या व्यक्तिगत शिक्षण कहेंगे? तो उसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहेंगे। दूसरा जवाब बिल्कुल सही रहेगा। यानी कमजोरियों का पता लगाकर अगर हम शिक्षण की कोई योजना बनाते हैं तो वो हमारा उपचारात्मक शिक्षण की योजना कहलाती है। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा, इसमें देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य रहेगा उपचारात्मक शिक्षण के बारे में? ठीक है, तो देखो, इसका प्रयोग है ना, नैदानिक परीक्षण में प्राप्त कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। छात्रों की कमजोरियों का पता हम किससे करते हैं? निदानात्मक परीक्षण से करते हैं। और उपचारात्मक से हम क्या करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। प्रथम अवस्था में सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। पहले हम क्या करेंगे, कक्षा के सभी विद्यार्थियों का उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, यानी शिक्षण यानी समूह में, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा है, द्वितीय अवस्था में व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। ये भी सही है। यानी पहले हम सामूहिक कर लेते हैं तो बाद में हम क्या करेंगे, व्यक्तिगत करेंगे। तो ये तीन जवाब तो सही आ गए हैं। चौथा जवाब है यहाँ पे, उपचारात्मक शिक्षण है ना, वो वार्षिक परीक्षाओं के उपरांत किया जाना चाहिए। ये गलत रहेगा। वार्षिक परीक्षा में नहीं, आपको बीच बीच में भी करना पड़ेगा, तभी छात्र क्या करेंगे, आपके यहाँ पे कमजोरी में सही होंगे। क्योंकि अगर आप वार्षिक यानी अंत में कर रहे हैं तो कमजोर का पता ही नहीं चलेगा कौन कमजोर है। अगला सवाल है हमारा 36 नंबर, किसी छात्र की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम है वो सबसे अधिक उपयोगी होगा? यानी कोई छात्र है, वो क्या कर रहा है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर रहा है, ठीक है। अगर अब उसे हमें क्या करना है, दूर करना है, तो दूर करने के लिए आपको कोई ना कोई तो विधि अपनानी ही पड़ेगी। तो कौन सी विधि होगी? नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, विशेष शिक्षण, या उक्त में से कोई नहीं। तो कमजोरी को दूर करने की बात जब भी आ जाए तो आपको उपचारात्मक शिक्षण ही काम में लेना साथियों। निदानात्मक तो केवल पता किया जाता है, उपचारात्मक हम क्या करेंगे, उसमें दूर किया जाता है। तो आपका उपचारात्मक शिक्षण इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला जवाब है साथियों, किस भाषाई कौशल के बिना बालक है जो रचना का ज्ञान पूर्ण नहीं कर सकता है? यानी ऐसा कौन सा भाषाई कौशल है? भाषा के चार कौशल होते हैं साथियों, LSRW, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो इसमें एक कह रहा है कि किसके बिना बालक है ना, रचना का ज्ञान उसका पूर्ण नहीं होता है। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, या लेखन कौशल, ठीक है। श्रवण को हम क्या कहेंगे, लिसनिंग। वाचन को हम क्या कहेंगे, स्पीकिंग यानी बोलना। पठन को हम क्या कहेंगे, रीडिंग कहेंगे, ठीक है। और लेखन को हम क्या कहेंगे, राइटिंग कहेंगे। तो यहाँ पर रचना ज्ञान का पूर्ण नहीं होगा अगर उसको लेखन कौशल में वो अगर दक्ष नहीं है, तो रचना का ज्ञान है वो पूरा नहीं होगा। तो इसका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है साथियों, लेखन कौशल के लिए आवश्यक नहीं है, यानी क्या आवश्यक नहीं है लेखन कौशल के लिए? व्याकरण संबंधी जानकारी, शब्दकोश का उपयोग, शब्द भंडार और संरचना ज्ञान का, या उच्चारण स्थलों की जानकारी।
तो लेखन कौशल के देखो व्याकरण संबंधी जानकारी होना चाहिए, शब्दकोश का उपयोग करने की जानकारी होनी चाहिए, शब्द भंडार और शब्द रचना करना जरूरी होगा, उच्चारण स्थलों की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहेगी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है हमारा 39वां। लिखा है साथियों, विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करने के लिए भाषा शिक्षक को निम्न में से कौन सा उपाय जरूरी नहीं है। यानी स्वाध्याय के लिए क्या करना, हमें प्रेरित करना है, तो एक कोई भाषा शिक्षक है उसके लिए कौन सा उपाय जरूरी नहीं है। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये बिल्कुल सही रहेगा। मौन वाचन के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। शब्दकोश का प्रयोग ये भी किया जाएगा। गायन क्षमता का विकास, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसको प्रेरित नहीं करेंगे। स्वाध्याय के लिए तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे, चौथे ऑप्शन की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अगला सवाल है 40वां। शिक्षार्थी का बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने के लिए भाषाई शिक्षक द्वारा निम्न में से किन प्रयासों पर बल देना चाहिए। यानी कोई भी एक शिक्षार्थी है, उसके बौद्धिक ज्ञान को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो कोई भाषाई जो टीचर है ना, वो क्या प्रयास करेगा, यानी किस पे ज्यादा बल देगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदारी बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। पुस्तकालय अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को शब्दकोश के उपयोग की आदत डालेगा, बिल्कुल सही रहेगा। यानी ये तीनों ही काम क्या करेगा, शिक्षक, भाषाई जो शिक्षक है वो इन प्रयासों पे बल देगा। तो उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, बिल्कुल राइट रहेगा। 41 नंबर सवाल है हमारा, कक्षा शिक्षण के दौरान, यानी कक्षा के अंदर कोई शिक्षण चल रहा है मान लो, ठीक है, उसके दौरान निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप होगा, ऐसे कौन सा क्रियाकलाप है जो कि श्रवण कौशल के विकास के लिए उपयोगी नहीं होने, यानी श्रवण कौशल के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बाल गीतों का सामूहिक वाचन, ये आपका बिल्कुल जरूरी रहेगा श्रवण कौशल के लिए। कहानी, ये भी श्रवण कौशल के लिए। वाद विवाद प्रतियोगिता, ये भी श्रवण कौशल के लिए बहुत उपयोगी होती है। निबंध प्रतियोगिता ना, ये श्रवण कौशल के लिए कोई जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है 42 नंबर हमारा सवाल है, इसमें लिखा है साथियों, प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर आप जानते हो कक्षा 1 से लेकर 5 तक होता है, उस स्तर पर अध्यापक के द्वारा भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से किस बात पर विशेष बल दिया जाएगा। ठीक है, आदर्श वाचन पर, सुलेख और श्रुतिलेख पर, लिखित कार्य और गृह कार्य पर, या उपयुक्त सभी। तो प्राइमरी लेवल पर आपको अगर भाषा शिक्षण को प्रभावी बनाना है तो आपको आदर्श वाचन करना पड़ेगा, यानी शुद्ध उच्चारण, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण, आदर्श वाचन, अच्छा वाचन अगर आपको करना होगा, इस पे क्या करेगा टीचर सबसे ज्यादा ध्यान देगा। यानी टीचर के द्वारा आदर्श वाचन किया जाता है और छात्रों के द्वारा क्या किया जाता है, अनुकरण वाचन किया जाता है। अगला सवाल हमारा 41 नंबर सवाल है साथियों, रसानुभूति के साथ साथ, यानी रसानुभूति, रस की अनुभूति होना, रसानुभूति के साथ साथ अभिनय क्षमता, यानी रस के साथ साथ अभिनय की क्षमता का विकास अगर आपको करना है तो कौन सी भाषाई शिक्षण की उपयुक्त विधि रहेगी। कहानी, नाटक, उपन्यास या जीवनी। तो देखो, अगर रस की अनुभूति के साथ साथ अगर आपको अभिनय क्षमता का भी अगर विकास करना है तो वो सब कुछ किसमें होगा, नाटक में होगा साथियों। नाटक के माध्यम से ही क्या अभिनय क्षमता का विकास होता है। अगला सवाल है यहाँ पे, प्राथमिक स्तर आपको पता है साथियों, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को भाषा सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत है वो सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। जटिल से सरल नहीं, ऐसा तो करना ही नहीं है आपको। सूक्ष्म से स्थूल, ये भी नहीं करना है। ज्ञात से ज्ञात, ये बिल्कुल आप ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेंगे। प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से लेकर 5 तक के छात्रों के लिए आप ज्ञात से अज्ञात के अगर और पढ़ाएंगे तो ये सबसे उपयोगी सिद्धांत माना जाएगा, उपयुक्त सभी ये नहीं। ठीक है, तीसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर ही आपको प्राइमरी लेवल पर करवाना होगा। मोस्ट सवाल है साथियों, 45 नंबर सवाल है, व्याकरण शिक्षण की परंपरागत प्रणाली कौन सी है। यानी व्याकरण शिक्षण की परंपरागत प्रणाली कौन सी है। भाषा शीर्षक प्रणाली, आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली या प्रयोग प्रणाली। तो व्याकरण शिक्षण की जो परंपरागत प्रणाली है ना, वो आपकी निगमन प्रणाली होती है। कौन सी होती है, निगमन प्रणाली होती है। ये बिल्कुल आज का सही जवाब रहेगा। 46 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा साथियों। इसमें लिखा है, एक छात्र हक लाता है, क्या करता है, हक लाता है, यानी हकलाने का मतलब वो धीरे धीरे बोलता है तो टूटी फूटी बोलता है। उसके उच्चारण दोष को, यानी उसके हकलाने वाले जो दोष है उसको अगर दूर करने के लिए आप निम्न में से कौन सा उचित प्रयोग नहीं करेंगे, यानी क्या नहीं करेंगे आप। व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, ये करेंगे हम। सामूहिक वाचन में अवसर उसको जरूर देंगे। स्पीच थेरेपी भी अपनाएंगे। व्यक्तिगत वाचन के लिए उसे कभी बाध्य नहीं किया जाएगा, आप बाध्य नहीं करेंगे, तभी क्या करेगा, उसका उच्चारण दोष दूर होगा। हम उसे बाध्य नहीं करेंगे, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण की उसे क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, उसका उपाय हमें उसे बताएंगे। तो आपका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। 47 नंबर सवाल है साथियों, लिखा है इसमें, मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है। यानी मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन है जो कि असत्य है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही जवाब है। मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, यह भी सही है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है ना, उस उद्देश्य की पूर्ति से कोई संबंध उसका नहीं रहता है, तो ये तो गलत है। संबंध तो जरूरी है साथियों। मूल्यांकन का उद्देश्य है शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता लगाना, ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल गलत रहेगा, इसका संबंध नहीं की जगह होगा, संबंध है, ये वाला होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। महत्वपूर्ण सवाल है साथियों हिंदी शिक्षण के, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट रहेंगे, आप जरूर देखें। 48 नंबर सवाल है, निम्न में से मूल्यांकन का विशिष्ट क्षेत्र कौन सा नहीं है। यानी मूल्यांकन के बारे में विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास। तो मूल्यांकन का जो विशिष्ट क्षेत्र है ना, शारीरिक विकास भी होगा, शैक्षिक उपलब्धि भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, धार्मिक विकास की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है मूल्यांकन में। आपका डी जवाब बिल्कुल सही रहेगा। 49 नंबर सवाल है, यहाँ पर देखो, यहाँ इस तरह का प्रश्न है साथियों, जरूर मिलेगा आपको। यानी जो मूल्यांकन की विशेषता होती है उसका एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 49 नंबर सवाल है, किसी परीक्षा में प्रश्न का उत्तर, किसी भी परीक्षा, मान लो कोई भी एक परीक्षा है, उस परीक्षा में प्रश्न का उत्तर जब एक ही हो, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, जैसे ये हमारे 4 ऑप्शन है यहाँ पे 1 2 3 4, जब एक ही उत्तर अर्थात एक से अधिक परीक्षण होने पर भी परीक्षा परिणाम में अंतर नहीं आए, यानी एक से अधिक परीक्षण का मतलब है एक से ज्यादा व्यक्ति उसको अगर जांचते हैं तो उसके परिणाम में अंतर नहीं आए, तो ऐसा मूल्यांकन का गुण क्या कहलाता है। व्यापकता कहलाएगा, वैधता कहलाएगा, वस्तुनिष्ठता कहलाएगा या विवेककारिता कहलाएगा। तो इस तरह के जो 4 ऑप्शन वाला जो प्रश्न होता है वो आपका कैसा होता है साथियों, वस्तुनिष्ठ होता है। यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जैसे तीसरा जवाब अगर सही है तो कोई भी परीक्षक जांचेगा तो उसको तीसरा जवाब ही सही बताएगा उसको, यानी कोई भी परीक्षक जांचेगा तो वस्तुनिष्ठता ही उसको सही कहेगा। तो इसके परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता है, उसे हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। अगला सवाल है, 50वां सवाल है, किसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय निम्न में से किस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी परीक्षा के अंदर प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई बात पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उसमें कौन सी बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। परीक्षार्थियों का स्तर, बिल्कुल सही बात है, आप स्तर को ध्यान रखते ही प्रश्न पत्र बनाएंगे। प्रश्नों की व्यवहारिकता एवं उपयोगिता का ध्यान रखेंगे, ये भी सही है। परीक्षा का उद्देश्य देखकर ही आप प्रश्न बनाएंगे, उपरोक्त सभी, यानी इसमें तीनों ही चीजें आपकी बिल्कुल सही रहेगी। यानी प्रश्न पत्र बनाते समय इन तीनों चीजों का आप विशेष ध्यान इसमें रखेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा 51 नंबर सवाल है, ये आपके मूल्यांकन की विशेषताओं से संबंधित सवाल है। जब किसी परीक्षण में विद्यार्थी के विभिन्न अवसरों पर या उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्तांक, फलांकों का मतलब होता है जो अंक प्राप्त होते हैं, उसमें समता होती है, समानता होती है। आप कोई परीक्षण दे रहे हैं और अलग अलग अवसर का आप लाभ ले रहे हैं, जैसे एक बार परीक्षा दी, 2 बार दी, 3 बार दी, लेकिन आपके उत्तरों में कोई भी अंतर नहीं आ रहा। आपके अंकों में जैसे आपके हमेशा 20 ही अंक आ रहे हैं, उत्तरों में कोई अंक अंतर नहीं आता, यानी समानता रहती है, तो वो परीक्षा का कैसा गुण होता है, तो वो हमेशा विश्वसनीयता रहेगा। क्या रहेगा साथियों, विश्वसनीयता उसका बिल्कुल सही रहेगा, यानी उसमें विश्वसनीयता बनी रहेगी। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर 52 नंबर का सवाल है हमारा, शब्दकोश का प्रयोग करने से बच्चों की निम्न में से कौन सी क्षमता विकसित हो जाती है। शब्दकोश का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं कहीं पर भी, ठीक है, तो बच्चों में कौन सी क्षमता का विकास होगा। उच्चारण क्षमता, वाचन क्षमता, उपयोग क्षमता या गायन क्षमता। अगर शब्दकोश का अगर बच्चा प्रयोग कर रहा है तो उसमें उपयोग करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, विकसित हो जाएगी। इसका सही जवाब रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये मोस्ट सवाल है साथियों, बिल्कुल आपसे जरूर पूछा जाएगा, इस तरह का सवाल कई बार आ चुका है साथियों। भाषा सीखने के जो मनोवैज्ञानिक चरण है वो कौन सा है भाषा सीखने का। तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, तो मैं आपको डायरेक्ट सही उत्तर बता रहा हूँ साथियों। तो भाषा सीखने का जो मनोवैज्ञानिक चरण है ना, उसमें सबसे पहले आपकी जिज्ञासा होती है। क्या होती है, जिज्ञासा। उसके बाद में प्रयत्न होगा, उसके बाद अनुकरण होगा और अंतिम में आपका अभ्यास रहेगा। यानी ये पहला जवाब बिल्कुल सही रहेगा। यानी पहले जिज्ञासा होगी, उसके बाद प्रयत्न होगा, उसके बाद अनुकरण होगा और लास्ट में आपका क्या होगा, अभ्यास रहेगा। ये भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण है साथियों, बिल्कुल सही जवाब। ये आप मोस्ट लगा सकते हैं, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला सवाल है हमारा 54 नंबर सवाल है, भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती कौन सी है। भाषा शिक्षण में चुनौती कौन सी है, वर्णद्वैत, उच्चारण की, मानक और स्थानीय रूप में सामंजस्य या व्याकरण संबंधी ज्ञान। देखो भाषा शिक्षण में जो प्रमुख चुनौती रहेगी ना, ये मानक और स्थानीय रूप में क्या होगी, सामंजस्य वाली प्रॉब्लम है, वो हमेशा रहती है। ये इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहने वाला है। अगला सवाल है 55 नंबर सवाल है, भाषा शीर्षक प्रणाली को प्राथमिक स्तर पर, भाषा शीर्षक प्रणाली को प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण के लिए काम में लिया जाता है। गद्य शिक्षण के लिए, पद शिक्षण के लिए, व्याकरण शिक्षण के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाषा शीर्षक प्रणाली को अगर आप प्राथमिक स्तर पर काम ले लेंगे तो वो होगी आपकी व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण के लिए हम क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे। ये भी आपका मोस्ट सवाल यहाँ पर बनने वाला है रीट परीक्षा की दृष्टि से। अगला सवाल है 56 नंबर सवाल है, भाषा शिक्षण का उपागम कौन सा नहीं है। पाठ्य पुस्तक,
ये होती है। श्रव्य दृश्य सामग्री, ये भी भाषा शिक्षण का उपागम है। चार्ट, चार्ट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कहानी, ये भी भाषा शिक्षण का, चार्ट भाषा शिक्षण का उपागम यहाँ पर नहीं रहेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। यहाँ पर कह रहा है कि भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे देखो, भाषाई कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम भी पूछा जा सकता है। तो इसका भाषाई कौशल जो 4 होते हैं आपको पता है। तो सबसे पहले आपकी लिसनिंग होती है। कौन सी होती है? सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर उसके बाद रीडिंग और फिर राइटिंग, ये वाला क्रम रहेगा। तो यहाँ पे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखा, ये तीसरा वाला ऑप्शन है, बिल्कुल सही रहेगा साथियों। ये भाषाई कौशल का मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगला सवाल है, यहाँ पर निम्न में से हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पे जो सतत और असतत का सिद्धांत है ना, ये हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत यहाँ पर नहीं रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रारंभिक अवस्था में बालक जो भाषा सीखता है वो कैसे सीखता है। तो प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा सीखता है, सबसे पहले आपका निरीक्षण करेगा, उसके बाद श्रवण करेगा, उसके बाद अनुकरण करेगा। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ये साथियों यहाँ पर साइकोलॉजी के ये हिंदी शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण यहाँ पे 30% से। साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इनको आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।